अस्सलाम वालेकुम। वो मार्कर करियो। 9 115 116 अवाम काॾे वियो हलियो हे अवाम 117 छा मसलो आहे भला? कल त 200 ते ॿार हुया, अॼु त हे वरी अचो। टेस्ट कब है? टेस्ट नहीं होगी भाई, ईद के बाद होगी इंशाल्लाह। टेस्ट का फिलहाल ना सोचें। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बस टाइम क्या चेंज करें, आज के बाद छुट्टी। और बताएं भाई, छुट्टी? हाँ, एंजाइम के एमसीक्यूज करवाएं। एंजाइम के एमसीक्यूज अभी और नहीं करवाएंगे, अभी आपने करने हैं बस, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम क्या है? कौन सा चैप्टर पढ़ें बताएं, जल्दी बताएं। चैप्टर का नाम बताएं। बायो एनर्जेटिक्स, वाह वाह। प्रोकैरियोट्स, बायो एनर्जेटिक्स के कमेंट्स बहुत हैं। वायरस चलो आ जाएं सर। बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स के 2 सेक्शन हैं। आप पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको बहुत आ रही है, चीज़ें पढ़ी हुई हैं 2-2 3-3 बार। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे पीएमसी ने सिलेबस दिया है वैसे पढ़ रहे हैं। पीएमसी ने बायो एनर्जेटिक्स में जो फर्स्ट टॉपिक दिया है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन दिया है, फिर फोटोसिंथेसिस दिया है। तो हम भी पहले सेल्यूलर रेस्पिरेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद फोटोसिंथेसिस पे आएंगे, ठीक है ना। तो सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, सीधा सीधा सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। ओके ओके सर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं सीधा। हाँ, बायो एनर्जेटिक्स पर सेल्यूलर रेस्पिरेशन से। हाँ फरीद भाई, न न बस ॿियो कुछ डिबेट न कयोसि, जेका पीपीटी मोकिली तमाम न एज इट इज़, या फॉर्मेट चेंज करे ॾियो मूंखे सिर्फ़, ठीक है ना। लाए दूंगा। अच्छा, हाँ हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, आ जाएं। तो हमें पढ़ना है आज क्या? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन की मीनिंग क्या है? सेल के अंदर फूड का ब्रेक होना, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? फूड की ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन होना, ऐसा ब्रेकडाउन जिसके साथ पैसे भी मिले, यानी मुआवजा मिले, एटीपी मिले। तो फूड का ब्रेक होना और फूड से एटीपी बनना इन द सेल इज सेड टू बी ए सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एक होता है ब्रीदिंग, गैसेस एक्सचेंज, उसका मतलब क्या है? जस्ट गैसेस को एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन को इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। जस्ट ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, गैसेस का अंदर जाना लंग्स तक, लंग्स में से अल्वेओलाई से ब्लड तक, या अल्वेओलाई से ब्लड से अल्वेओलाई में, अल्वेओलाई में से लंग्स के थ्रू ये बाहर आना। कौन सी गैस बाहर आती है ब्लड से अल्वेओलाई में? अल्वेओलाई में ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रेकिया से फेरेंक्स से बाहर आती है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और अंदर कौन सी इनहेल करते हैं हम भाई? अंदर कौन सी इनहेल करते हैं जी? वो भले कटे छॾियो तव्हां।
हाँ हाँ ओके। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो हम अंदर लेते हैं वो क्यों लेते हैं? जो अंदर ऑक्सीजन लेते हैं हम क्यों? रीजन क्या है ऑक्सीजन के अंदर लेने का? रीजन है ऑक्सीजन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन को यूज करके, ऑक्सीजन को यूज करके हम फूड को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? तो जो फूड कैटलाइज होगा वो कंप्लीट ब्रेक होगा, कंप्लीट कैटलाइज होगा, कंप्लीट टूट जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसी रेस्पायरेशन को हम क्या कहेंगे भाई? एरोबिक रेस्पायरेशन। और जब फूड कंप्लीट टूट जाएगा, कंप्लीट टूट जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ग्लूकोज CO2 और H2O में, और उसके अलावा ढेर सारी ATP मिलेगी। डिपेंड करता है कि ये ऑक्सीजन यूज करने वाला सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। अगर प्रोकैरियोट है तो ये ATP बनाएगा 38 एक ग्लूकोज में से। अगर यूकैरियोट है तो इन जनरल ATP बनाएगा 36 एक ग्लूकोज से बाय यूजिंग ऑक्सीजन बाय कंप्लीट ऑक्सीडाइजिंग द फूड। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में या तो 38 ATP बनेगी या तो 36 ATP बनेगी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से। मुझे बताएं, ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो कंप्लीट ब्रेक होगा वो कौन ब्रेक होगा? फूड ब्रेक होगा। उस फूड का नाम क्या है भाई? ग्लूकोज। तो क्या मैं ग्लूकोज को रेस्पिरेटरी फ्यूल कहूं? रेस्पिरेटरी फ्यूल, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये होगा तो ये ब्रेक होगा। अगर ग्लूकोज ना हो तो मुझे बताएं, मैंने पढ़ाया है भाई सेल में, ये ग्लूकोज ना हो तो कोई और यूज हो सकता है? फ्रक्टोज का असेसरी ऑप्शन होता है। इन जनरल कहते हैं हम ग्लूकोज। अगर शुगर सारी खत्म हो जाए तो फैट, ग्लूकोनियोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फैट का कन्वर्ट होना शुगर में या किसी और चीज का कन्वर्ट होना शुगर में। अगर लिपिड भी खत्म हो जाए तो अमाइनो एसिड का कन्वर्ट यानी प्रोटीन का कन्वर्जन होना शुगर में। तो ये हम चीजें पढ़ेंगे कि ये कैसे कन्वर्ट होके यूज हो रही हैं रेस्पायरेशन में। जनरली हमारे पास जो ग्लूकोज है वो रेस्पिरेटरी फ्यूल है। यहां तक ओके? ओके। तो भाई एक रेस्पायरेशन हो गई एरोबिक, और दूसरा क्या है? फूड ब्रेकडाउन होता है। फूड ब्रेकडाउन होता है, उसमें ऑक्सीजन यूज नहीं करते ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन या मिलती नहीं या यूज ही नहीं करते। जैसे अगर हम हार्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, तो एक्सरसाइज के दौरान, भागने के दौरान, दौड़ने के दौरान, कोई ऐसा तगड़ा सारा काम करने के दौरान हम अंदर ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो उस टाइम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कौन सी रेस्पिरेशन होगी? एनएरोबिक। या कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको ऑक्सीजन यूज करने का ढंग ही नहीं, तो उसमें कौन सी रेस्पिरेशन होगी? एनएरोबिक। तो ऑक्सीजन नहीं होगी यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, तो जो फूड ब्रेक होगा वो होगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ब्रेक होगा। ब्रेक को हम ऑक्सीडाइज भी कह सकते हैं ना, इनकम्प्लीट ऑक्सीडाइज होगा, इनकम्प्लीट ब्रेक होगा। तो अगर ग्लूकोज इनकम्प्लीट ब्रेक होगा तो या तो ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होगा अल्कोहल में। अल्कोहल में मैं पढ़ाऊंगा यीस्ट के केस में। यीस्ट एक फंजा है यूनिसेल्यूलर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है और ग्लूकोज को कन्वर्ट करती है अल्कोहल में। अल्कोहल यानी C2H5OH, यानी ग्लूकोज कंप्लीट नहीं टूटा भाई, नहीं टूटा। और उसके बाद हम बहुत सारी चीजें देखेंगे, क्या मिलेंगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा यीस्ट में, अल्कोहल, और उसके अल्कोहल के साथ यीस्ट में और क्या मिलेगा? अल्कोहल के साथ ओनली एंड ओनली थोड़ी बहुत ATP। कितनी ATP? 2 ATP भाई। तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन के हाल है। यीस्ट में ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जा रहा है अल्कोहल और 2 ATP में। 2 ATP कहाँ? 36 38 कहाँ? हाँ,
एक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक और भी टाइप है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। मैं पढ़ाऊंगा ये आज लैक्टिक एसिड में। और जो लैक्टिक एसिड होती है उसमें 3 कार्बन होते हैं, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। मुझे कौन बताएगा? एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन है, कितने लैक्टिक एसिड बनेंगे? 2। वेरी गुड। एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है, एक अल्कोहल में 2 कार्बन है, अल्कोहल 2 बनेंगे, 2। बाकी 2 कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होंगे, ठीक है ना। तो लैक्टिक एसिड और वही सेम बात 2 ATP हम देखेंगे कि मिलेंगी। यानी ऑन एन एवरेज हम बात करें कटे सटे असा गाल कयूं तो क्या होगा, एक ग्लूकोज में से हमें कितनी ATP मिल रही हैं? 2 ATP, चाहे लैक्टिक एसिड वाली इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, या अल्कोहल वाली एनारोबिक रेस्पिरेशन हो। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप हो गए, एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप हो गए, एक अल्कोहल वाली और लैक्टिक एसिड वाली। एनारोबिक रेस्पिरेशन को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कहूं मैं, बिल्कुल कहूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन कहूं मैं, फर्मेंटेशन। तो एक हो गई अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू अल्कोहल। तो भाई एडवांस मैकेनिज्म कौन सा है इन दोनों में से? ज्यादा फायदेमंद कौन सा है? एरोबिक। चलें एरोबिक को स्टार्ट करते हैं आज। ये रेस्पिरेटरी फ्यूल को पढ़ा हमने कि रेस्पिरेटरी फ्यूल क्या है, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा। अच्छा, ग्लूकोज को ब्रेक किया जाएगा, इससे आगे हम पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे इस स्क्रीन को इसको अभी देखें, सिंपल सी चीजें देखें। अभी क्या होगा, आपके पास जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है इसको तोड़ा जाएगा 2 पायरुविक एसिड में, पता है आपको, 2 पायरुविक एसिड में। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कमेंट में लिखें। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज का टूटना, ठीक है ना। ये जो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनते हैं, एक पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, तो ये ग्लाइकोलाइसिस हो गई, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में। अभी यहां से पायरुविक एसिड से डिसाइड होगा कि ऑक्सीजन होगी तो रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे? एरोबिक। और ऑक्सीजन नहीं होगी तो रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे? एनएरोबिक। तो 2 टाइप हैं रेस्पिरेशन के। यानी इसका मतलब ये हो गया ग्लाइकोलाइसिस दोनों में होंगी। ग्लाइकोलाइसिस के बाद डिसाइड हो रहा है कि रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनएरोबिक है। तो आज भाई हम ग्लाइकोलाइसिस को पढ़ेंगे। और अच्छा, अगर एनएरोबिक होगी, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें? या आपका कन्वर्ट होगा अल्कोहल में, या आपका कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। अगर ऑक्सीजन होगी तो ग्लूकोज आपका पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अब ये पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन वाला फर्दर 2 कार्बन वाले कंपाउंड में टूटेगा, जिसे हम कहेंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बताएं, कमेंट में बताएं जल्दी। लिंक रिएक्शन, सभी को पता है ना, लिंक रिएक्शन, वेरी गुड। और ये लिंक रिएक्शन कहां पे होगा मैं पढ़ाऊंगा। लिंक रिएक्शन के बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में वहां पे एक और रिएक्शन होगा जिसको हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद एक फाइनल स्टेप होगा जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी एरोबिक रेस्पिरेशन के कितने स्टेप हैं और एनएरोबिक के कितने हैं? एनएरोबिक का एक ग्लाइकोलाइसिस जो कि एरोबिक में भी होगा, एनएरोबिक में भी होगा, बोथ में कॉमन होगा। और एनएरोबिक का दूसरा या अल्कोहल बनना या
लैक्टिक एसिड बना, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये 2 स्टेप हो गए एनारोबिक के। एरोबिक के कितने होंगे? एक ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन तब होगा जब ऑक्सीजन होगी। ये डिसाइड कर रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन है। लिंक रिएक्शन के बाद थर्ड क्रेब्स साइकिल, और फोर्थ जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मुझे कौन बताएगा कि जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है या बोथ है? भाई रिडॉक्स रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन, यानी दोनों। आप देखेंगे हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकालेंगे, तो ये क्या हो गई ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन। ये हो गई ऑक्सीडेशन। और फिर देखेंगे कि और फिर देखेंगे कि जो वही ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो हाइड्रोजन निकली, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हुई। ऐसा लिंक रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन होगी। आप देखेंगे क्रेब्स साइकिल में भी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीडेशन यहाँ से लिंक रिएक्शन से हाइड्रोजन निकलेंगी, क्रेब्स साइकिल से हाइड्रोजन निकलेंगी। एक बात मुझे बताएं, आप पढ़े हुए हैं, मैं इसीलिए ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत आ रही हैं। अगर मैं फिर से अपनी कन्फ्यूजन के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको मैं भी पता ना हो, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, बताएं। ये जो हाइड्रोजन है ग्लूकोज से निकल रही है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस से निकल रही है, एसिटाइल कोएंजाइम ए या पायरुविक एसिड से निकल रही है, इसका मतलब भी ग्लूकोज से निकल रही है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज को तोड़ने के सारे प्रोसेस हैं, सारे क्रेब्स साइकिल तक। ये जो हाइड्रोजन निकल रही है ग्लूकोज में से, ये जो हाइड्रोजन निकल रही है लिंक रिएक्शन में, ये ग्लूकोज में से, या क्रेब्स साइकिल में जो हाइड्रोजन निकल रही है ग्लूकोज में से। सही बात है ना? यहां तक क्लियर है ना भाई? ये आप सभी को पता है, क्योंकि ये सारे स्टेप्स हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। अच्छा, जब ये हाइड्रोजन ये यहाँ पे भी बहुत सारी हाइड्रोजन निकलेंगी, यहाँ पे भी कितनी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है कौन? NAD, जो कि आपको पता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ ऐसा कोएंजाइम होता है, कल पढ़ा है हमने। और ये जो NAD है, हाइड्रोजन लेके NADH प्लस H में कन्वर्ट हो जाता है। NADH प्लस H, सॉरी H, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? NADH प्लस H में, ठीक है ना, यानी NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो NADH है, अब मुझे बताएं NAD ऑक्सीडाइज हुई या रिड्यूस हुई? NAD, ग्लूकोज से हाइड्रोजन निकले, NAD ने लिए, तो NAD क्या हुई भाई? NAD रिड्यूस हुई, रिडक्शन हुई NAD में। और ये फिर NAD जाएगी, ये NADH, ये यहां से जो बनेगी, ये सारी आएंगी आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। क्या लेके आएंगी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब इलेक्ट्रॉन में से क्या मिलती है हमें? एनर्जी। तो ये जो भी NADH होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आएंगे। ये एक चेन होगी, पता है आपको। इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये NAD सारे मूव करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करके बनाई जाएगी ATP, और बहुत सारी ATP मिलेगी। अगर टोटल यहां से यहां तक काउंट करेंगे तो प्रोकैरियोट में 38 ATP मिलेंगी और यूकैरियोट में 36 ATP हमें मिलेंगी। ये हमारा टॉपिक है आज के पढ़ने का। दिस इज ऑल ओवरव्यू अबाउट टुडेज टॉपिक। आज ही नहीं पूरा कर पाएंगे सारा, मतलब आज से हम यही पढ़ेंगे। आज हमारा जो टारगेट है वो क्या है? आज हमारा जो टारगेट है वो ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस को पूरा करके एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जहां तक पढ़ सके। अगर टाइम मिला तो हम इस लिंक रिएक्शन को यानी एसिटाइल कोएंजाइम ए के फॉर्मेशन को भी पढ़ लेंगे। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कितना टाइम लगेगा, रिएक्शंस कहाँ पे होंगे, रिएक्शन में स्टेप्स कौन से होंगे, ये तो मैंने ऊपर से बात कर ली है ना भाई। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी भाई आपका इम्तिहान है, अभी आपका इम्तिहान है। अभी जो है ना, आपने
सुनील भाई के सर का जो अभी आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करनी है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, और मुझसे आप बिल्कुल बिल्कुल कांटेक्ट में रहना है और टच में रहना है, मुझे रिप्लाई देते रहना है। अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, ठीक है ना। आ जाएं भाई, मुझे क्या पढ़ाना है अभी? अभी मुझे पढ़ाना है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का ओवरव्यू देता हूं मैं। व्हाट्सएप का ही तमाम में रखिए। ग्लाइकोलाइसिस जी जी वहां का ही जमा। देखें भाई, जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका मतलब है ग्लूकोज का टूटना, यानी ग्लूकोज का ब्रेक होना, कन्वर्ट होना पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में 2 पायरुविक एसिड मिलेंगे। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ा जा रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, इसीलिए कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस मतलब टूटना। और ये ग्लूकोज टूटेगा 2 मॉलिक्यूल में, एक ग्लूकोज में 6 कार्बन है। जब ये ग्लूकोज टूटेगा तो इससे 2-3 कार्बन के मॉलिक्यूल मिलेंगे जिन्हें हम पायरुविक एसिड कहेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगी? इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स। ऑल टाइप ऑफ जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, सब में होगी भाई। प्रोकैरियोट में हाँ होगी, यूकैरियोट में हाँ होगी, प्रोकैरियोट में एरोबिक में होगी, एनएरोबिक में होगी, यूकैरियोट में एरोबिक में होगी, यूकैरियोट में एनएरोबिक में, सभी में होगी। कोई ऐसा सेल नहीं होगा, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा जो लिविंग हो और ग्लाइकोलाइसिस ना हो। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन का तो ग्लाइकोलाइसिस स्टेप है ही है, उसके अलावा एनएरोबिक का भी स्टेप है। तो एनर्जी जो मिल रही है ऑर्गेनिज्म को वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मिलती है, और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन का वो प्रोसेस है जो कि जिसको कहा जाता है यूनिवर्सल रिएक्शन। यूनिवर्सल रिएक्शन क्यों कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस को? यूनिवर्सल रिएक्शन या यूनिवर्सल स्टेप ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं? ऑल सेल्स में, ऑल ऑर्गेनिज्म में, ऑल कंडीशन में होगा ही होगा। और उसके अलावा ये जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में होता है भाई, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। यानी इसके जो एंजाइम्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो फ्रीली प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। इनके जो एंजाइम्स हैं उनका कोई लेना देना किसी मेम्ब्रेन से या किसी ऑर्गेनेल से नहीं होगा, ठीक है ना। सारे जो एंजाइम्स हैं वो इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। और उसके अलावा साइटोप्लाज्म में भी कौन सी जगह पे होती है तो बताता चलूं मैं, साइटोसोल में। साइटोसोल में भाई, साइटोजेल में नहीं। साइटोसोल और साइटोजेल का पता है, ट्रांसपेरेंट इनर पार्ट है जो कि मोर ट्रांसपेरेंट होता है, और साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस होता है, वहां पे पढ़ा था। ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे होगी। उसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस के बाद के बारे में एक और बात है कि जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 2 स्टेप में होगी। ये जो ग्लूकोज ब्रेक होगा ये 2 स्टेप में होगा, 2 फेजेस हैं इसके। वैसे तो जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ग्लाइकोलाइसिस है, इसके 10 स्टेप हैं, 10 स्टेप्स हैं। मगर ये जो 10 स्टेप हैं इनको क्लासिफाई किया गया है 10 स्टेप्स को 2 कैटेगरीज में। उन 2 कैटेगरीज को हम कहते हैं फेजेस। तो पहले जो बहुत सारे फेजेस होंगे वो स्टेप्स होंगे वो पहले फेज में आ जाएंगे, बाद वाले जो स्टेप होंगे वो सेकंड फेज में आ जाएंगे। पहला जो फेज होगा वो ग्लूकोज का टूटना होगा पीजीए में।
PGA में PGAL कह लें, ठीक है। यहाँ पे कीटोन शुगर ही बनती है, मैं पढ़ाऊंगा, फिर वही सेम PGL में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का PGL में कन्वर्ट होना, ये बहुत सारे ये स्टेप होंगे। इन सारे स्टेप्स को मिलाकर हम कहेंगे फर्स्ट फेज। और इस फेज में क्या किया जाएगा, इस फेज में प्रिपरेशन की जाएगी ग्लूकोज को तोड़ने की। तो भाई यहाँ पे खर्चा लगेगा, इसीलिए फर्स्ट फेज को हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं और एटीपी एनर्जी कंज्यूमिंग फेज कहते हैं। 2 ATP हम खर्च करेंगे, तब जाके ये ग्लूकोज टूटेगा 3 कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल में, और फिर इन 3 कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल को फाइनली कन्वर्ट करेंगे पायरुविक एसिड में। उसके साथ इससे हम NADH+ भी बना लेंगे और एक NADH+ बनाएंगे और 2 ATP बनाएंगे। तो 2 ATP यहाँ पे भी बनेंगे, NADH यहाँ पे भी एक बनेगा। तो जो सेकंड फेज है हमारा, यानी 3 शुगर के बनने के बाद उसको पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना, इस फेज को हम कहते हैं पे ऑफ फेज, या इस फेज को हम कहते हैं यील्डिंग फेज। तो ये यील्डिंग फेज होगा जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के बाकी जो आखिरी स्टेप्स होंगे उनमें यील्डिंग होगी। माना मतलब ग्लूकोज से PGAL तक हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, प्रिपरेटरी फेज में सारे स्टेप आ जाएंगे, और PGAL के बाद जो फेज पढ़ेंगे वो यील्डिंग या पे ऑफ फेज में आ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अभी याद रखें कोई ऑक्सीजन यूज नहीं होगी ग्लाइकोलाइसिस में, तो ये खुद एनारोबिक स्टेप है। कोई ऑक्सीजन डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं ग्लाइकोलाइसिस, कोई ऑर्गेनेल का चक्कर वगैरह नहीं। वायरस के अलावा जो भी वायरस तो लिविंग नहीं है, उसका अपना साइटोप्लाज्म नहीं है उसके पास, तो उसमें नहीं होगा, बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे सब में होगा। अभी ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस को ये हमने ओवरव्यू ले लिया भाई, ग्लाइकोलाइसिस का ये ओवरव्यू था सारा। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, ये हलवे टाइप है टॉपिक हमारा। मेरा ही लेक्चर मेरे सामने चल रहा है। देखें ये, इसको देखें थोड़ा, हाँ इसको देखें। ये मैंने लिखे हैं ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्टेंट 2 ATP माल, ये रटा लगा लें, ये इंप्लीमेंट होंगे। मैं इसीलिए बता रही, ये मैं पढ़ा नहीं रहा, ये बता रहा हूं कि ये यूज होंगे, फिर आप देखना याद करते जाना, ये आपको मेमोराइज हो जाएगा बिल्कुल। 2 ATP के मालिक्यूल यूज होंगे जो कि इस्तेमाल होंगे, तो 2 ADP मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, और एक ग्लूकोज का मालिक्यूल होगा जो कि 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, और 2 NAD के मालिक्यूल होंगे जो हाइड्रोजन लेकर 2 NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे, और 4 ADP के मालिक्यूल होंगे जो 4 ATP में बनेंगे, कन्वर्ट होंगे। अब मुझे ये बताएं, इनमें से ATP के मालिक्यूल कहाँ पे यूज होंगे, यील्डिंग में या प्रिपरेटरी में, फर्स्ट फेज में या सेकंड फेज में? फर्स्ट में आप कह रहे हैं, बिल्कुल ओके। और ग्लूकोज भी फर्स्ट में यूज होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा, आगे का स्टेप जो होगा वो सेकंड होगा। और NAD कब यूज होगा भाई, NAD फर्स्ट में या सेकंड में? NAD सेकंड में, क्योंकि NAD प्रोडक्ट है, यील्ड है, हाइड्रोजन मिल रही है, ये काम किए, ये आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाकर काम करेगी, और 4 ADP आएंगे जो 4 ATP में ये भी, तो ये आपके सामने ये ग्लूकोज, ये बहुत सारे रिएक्शन से गुजर रहा है। देखें ये एक ATP,
ये दूसरी एटीपी खर्च हो रही है, ये 3 कार्बन कंटेनिंग शुगर मिल रहे हैं आपको, क्या नाम दिया इनको, PgAl, ठीक है ना। एक कीटोन होता है, बहरहाल मैंने दोनों PgAl कह दिए हैं, आपको पढ़ाऊंगा। ये बहुत सारे रिएक्शंस के बाद आपको ये 2 पायरुविक एसिड मिले, और ये एक एटीपी यहाँ मिली, एक एटीपी और एक और जगह पे मिलती है, एक एटीपी यहाँ पे मिली, एक NADH यहाँ पे मिली, मतलब ये 2 एटीपी यहाँ पे मिलेंगे, 2 एटीपी यहाँ पे मिलेंगे। देखेंगे हम कि टोटल यही रिएक्शन होगा। अब हम इसको ओवरव्यू की बात ख़त्म कर रहे हैं। ये अगेन ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा। अभी पहले आ जाएं ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर। ये देखें अगेन, ये स्कीम है, ये कोई इंफॉर्मेटिव चीज़ नहीं है, जस्ट आपके समझने के लिए बनाइए कि ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 2 पायरुविक एसिड में, इसे कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस, 2 एटीपी खर्च होंगी, ठीक है ना। उसके बाद फिर ये काम आगे वगा है। हाँ भाई, यहाँ पे ये सॉल्व करें तो आगे चलें, इनको सॉल्व करें। ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज का टूटना। किस में टूटना, पायरुविक एसिड में टूटना, ठीक हो गया। लोकेशन कहाँ है ग्लाइकोलाइसिस की, बताएं, साइटोप्लाज्म में। कंडीशन कौन सी होगी, एरोबिक में होगी या एनएरोबिक में होगी या दोनों में होगी, हाँ बोथ में होगी, बोथ कंडीशन में होगी, ठीक है। एंजाइम कहाँ पे होंगे, कहाँ पे होंगे एंजाइम, साइटोप्लाज्म में होंगे। रिएक्शन का टाइप कौन सा है, रिएक्शन होते हैं 3 टाइप के, मैं यहाँ पे बता रहा हूं। ये जो रिएक्शन है नॉन साइक्लिक है, चेन रिएक्शन है, चेन रिएक्शन। साइक्लिक कहते हैं जो एक चीज से दूसरी, दूसरे से तीसरी, फिर जाके वही रीजनरेट हो, फिर वही रीजनरेशन का आपको पता है, ये चेन टाइप है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो 10 रिएक्शन के नंबर हैं और फेजेस कितने हैं, 2, एक प्रिपरेटरी फेज, दूसरा पे ऑफ फेज। चलो भाई इनको छोड़ें, ये भी हमारे हवाल प्रोग्राम। अभी जो है ना, इतना रिलैक्स होके पढ़ना है, इतना इजी होके समझना है, फुल कंसंट्रेशन देनी है कि मैं चेंजेस क्या कर रहा हूं। अभी मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये सामने लिखा हुआ है, प्रिपरेटरी फेज पढ़ाऊंगा। मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट, रटा लगाएं, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट को तोड़ के 2,3 कार्बन की शुगर बनाएंगे। यहीं तक हमें पढ़ना है। ये आपका एक प्रिपरेटरी फेज दिया गया है। स्टार्ट करूं बताते जाएंगे, आप बताते जाएंगे भाई। मैंने ये मार्क कर ली भाई, ग्लूकोज ये आपके सामने, कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6 छठा। अब मुझे ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। 6 फास्फेट का मतलब है, 6 फास्फेट का मतलब है कि 6 फास्फेट का मतलब क्या है, छठे कार्बन पर फास्फेट, छठे कार्बन पर फास्फेट। यहां पे ग्लूकोज के पास है फास्फेट छठे कार्बन पर, नहीं। तो यहां पे देखें, ये सेकंड वाला, ये फर्स्ट ग्लूकोज है, ये सेकंड ग्लूकोज है। सेकंड का ये कौन सा कार्बन है, छठा कार्बन है। देखें इसके साथ ये अटैच हो गया फास्फेट। भाई फास्फेट कौन ऐड करता है, एंजाइम ऐड करता है, काइनेज नाम वाला। अब काइनेज क्या कहेंगे, ट्रायोकाइनेज कहेंगे या हेक्सोकाइनेज कहेंगे एंजाइम को, जो फास्फेट ऐड करेगा एटीपी से लेकर। हेक्सोकाइनेज कहेंगे या और अच्छा और सही नाम देकर ग्लूकोकाइनेज कहेंगे। भाई यहां पे मैंने लिखा है काइनेज, एंजाइम होगा। आप एक्सोकाइनेज कह सकते हैं, और स्पेसिफिक बनाने के लिए ग्लूको एक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। ओके, काइनेज जहां पे भी यूज हो, मतलब इसका एनर्जी यूज हो रही है, एटीपी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया ना। तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी फ्यूल।
आके बैठ गया है, मुझे तोड़ें और एटीपी बनाएं। अब हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए भाई एनर्जी चाहिए। बताएं ये कौन सा एंजाइम है, 6 कैटेगरी में से कौन सा एंजाइम है? काइनेज का नहीं पूछ रहा, ऑक्सीडोरिडक्टेज है, ट्रांसफरेज है, लाइजेज है, केटलेज है, और केटलेज नहीं बस लाइजेज है, और क्या था, आइसोमरेज है, या लाइजेज है, लाइगेज है? नहीं भाई, आइसोमरेज नहीं, एक ने गलत बताया, बाकी सारे सही। ट्रांसफरेज है, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा एटीपी से ग्लूकोज तक। ये जो काइनेज है ये ट्रांसफरेज की कैटेगरी का है। वेरी गुड, कल पढ़ा है, अभी आज ही भूल गए आप। हाँ, तो ये फॉस्फेट ग्लूकोज को मिल गया, तो ग्लूकोज क्या बन गया? ये देखें, ये ग्लूकोज 6 कार्बन पर फॉस्फेट, तो ग्लूकोज फॉस्फेट रिएक्शन नंबर कौन सा? 1। क्या मैं कहूं कि ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हुई? रिएक्शन नंबर 1 ग्लूकोज की क्या हुई भाई? फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन में क्या हुआ? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना। ठीक, 6 फास्फेट का मतलब है ग्लूकोज के पास 6 फास्फेट आ गए, ऐसा है? या एक फास्फेट छठे कार्बन पर, एक कार्बन एक फास्फेट छठे कार्बन पर। ठीक है, कितनी एटीपी यूज होंगी भाई? एटीपी कितनी यूज होंगी? एक एटीपी किस में कन्वर्ट होगी? एडीपी में। तो एक एटीपी यूज हुई, एक एडीपी मिली। क्या क्या चेंजेस हुई? फास्फोराइलेशन हुई, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बना, एटीपी से एडीपी मिली। ओके, मतलब एटीपी यूटिलाइज हुई। ये फास्फोराइलेशन ग्लूकोज की हुई या एटीपी की हुई? कमेंट प्लीज। ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हुई, एटीपी की तो डीफास्फोराइलेशन हुई है। ओके, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 देख रहे हैं एरो को, उधर भी इधर भी जा रहा है, मतलब ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं, दोनों इंटर कन्वर्टेबल हैं। ये आपस में कुछ मैचिंग है, मैचिंग है, सॉरी। ये क्या है आपस में? ग्लूकोज 6 फास्फेट और फ्रक्टोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला भाई सेम है ना, आइसोमर हैं, दोनों आइसोमर हैं। तो एंजाइम आएगा, दूसरा रिएक्शन करेगा, रिएक्शन को कहेंगे आइसोमराइजेशन, और उसमें ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, मतलब वही ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा फ्रक्टोज में। बस कौन सी चेंजिंग होगी और एंजाइम कौन सा होगा, जल्दी बताएं। एंजाइम आइसोमरेज होगा, ग्रुप की चेंजिंग होगी इंट्रा मॉलिक्यूल, उसी मॉलिक्यूल में एक ग्रुप इधर से उधर कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये जो आइसोमरेज है, नाम क्या देंगे? कौन सा आइसोमरेज होगा ये? ग्लूको फास्फो आइसोमरेज, या ग्लूको आइसोमरेज, या फ्रक्टो आइसोमरेज, दोनों के लेवल पे नाम दिया जाता है। जनरली फ्रक्टो आइसोमरेज कहा जाता है इसको, इन जनरल आप आइसोमरेज कह लें। रिएक्शन नंबर 2 हो गया भाई, 3 पे आ जाएं। ग्लूकोज अभी भी नहीं टूट रहा, ग्लूकोज अभी भी नहीं टूट रहा, ग्लूकोज को और कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्लूकोज को कन्वर्ट किया ग्लूकोज 6 फास्फेट में, फिर भी नहीं टूट रहा, ग्लूकोज 6 फास्फेट को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। अब ये जो आपके पास है, ये क्या है? फ्रक्टोज है, ये 6 कार्बन पर फास्फेट है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट में। फ्रक्टोज 1, देखें ये फ्रक्टोज के पास एक फास्फेट है, तो ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट हो गया। इस कार्बन पर भी फास्फेट लगा दें, इस कार्बन पर भी फास्फेट लगा दें, ये दूसरा फास्फेट, ये पहला फास्फेट, तो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट। तो फ्रक्टोज के साथ एक और एटीपी मिलेगी, एटीपी यूज होगी, फास्फेट देगी, कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? एडीपी में। दूसरी एटीपी आई, एडीपी में कन्वर्ट हो गई, फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाय फास्फेट में। कौन बताएगा यहाँ पे फास्फेट कौन से कार्बन पर ऐड हुआ है?
अम्मार बशीर कह रहा है फिर फ्रक्टोज में कन्वर्ट क्यों हो रहा है भाई? फ्रक्टोज थोड़ा टूटने में फायदा देगा। एक एंजाइम है एल्डोलेज, वो वेट कर रहा है फ्रक्टोज का कि फ्रक्टोज आए, 2 फास्फेट लेकर आए तो मैं इसको तोड़ूंगा, इसीलिए फ्रक्टोज में कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर से फ्रक्टोज में क्यों कन्वर्ट किया गया? फिर से फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने की कोई खुशी नहीं थी, एनर्जी की ज़रूरत थी तो सेकंड एटीपी दी, इसीलिए फिर से ही फ्रक्टोज बना, मगर 2 फास्फेट वाला। ठीक है ना? तो तीसरा रिएक्शन कौन सा हो गया भाई? तीसरा रिएक्शन अगेन जो है वो आइसोमराइजेशन हो गई। तीसरे रिएक्शन में आइसोमराइजेशन होगी और सेकंड में, तीसरे में फास्फोराइलेशन हो गई। फास्फोराइलेशन किसकी हुई? फ्रक्टोज 6 फास्फेट की फ्रक्टोज 1 and 6 बायफास्फेट में। ठीक है ना? ओके, अब ये जो फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट है, ये देखें मैं बना रहा हूं आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है भाई। पहले कार्बन पर भी फास्फेट है और छठे पर भी फास्फेट है। कितने फास्फेट हैं? 2। अब यहां पे एक एंजाइम होगा जो क्या करेगा, जो इस फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट को यहां से तोड़ेगा। तो फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट के कितने टुकड़े हो गए? 2। और दोनों टुकड़ों में कितने कार्बन है? 1 2 3 1 फास्फेट, 1 2 3 1 फास्फेट। तो 2 3 कार्बन की शुगर बनेगी और उन 3 कार्बन की शुगर में से एक होगी अल्डिहाइड और एक बचेगी कीटोन। इस एंजाइम को कहेंगे एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम होगा जो रिएक्शन नंबर 4 करेगा, और इस रिएक्शन नंबर 4 का जो नाम है उसका नाम क्या है? ग्लाइकोलाइटिक फेज। इसी फेज की वजह से हम ग्लाइकोलाइसिस को ग्लाइकोलाइसिस नाम देते हैं, ग्लूकोज के टूटने को ग्लाइकोलाइसिस नाम देते हैं। ग्लाइकोलाइटिक फेज में क्या हुआ? फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट कन्वर्ट हुआ 2,3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में, और जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है उनमें से एक का नाम है ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट और दूसरे का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट को आप G3P भी कह सकते हैं। ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट, 3 फास्फेट नहीं है, 1 फास्फेट है 3rd कार्बन पर, या इसको आप PGAL भी कह सकते हैं, फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट कह सकते हैं। ठीक है ना? और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को क्या कहेंगे? DHAP, डाइहाइड्रोक्सी। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिलेंगे, ये आपके सामने है। ये फर्स्ट कार्बन पर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, बताएं ये कौन सी है? PGAL है या DHAP है? और यहाँ पे सेकंड कार्बन के पे आपको कीटोन ग्रुप मिलेगा, तो ये कौन सी है? DHAP है। तो ये 2 शुगर मिली हैं। अभी क्या होगा? अभी मैं इस स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज की बात क्लियर, फास्फो हेक्सो आइसोमरेज की बात क्लियर। ठीक है ना? इन जनरल नाम दिया है फास्फो हेक्सो आइसोमरेज। फास्फो फ्रक्टोकाइनेज किसका नाम है? ये फास्फो फ्रक्टोकाइनेज, बताएं। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज किस एंजाइम का नाम है? इसने क्या किया है? फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट में सेकंड फास्फोराइलेशन इसने की है, इसीलिए कहते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज। ओके, और एल्डोलेज ने क्या किया? एल्डोलेज ने ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज को तोड़ना, यानी फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट को तोड़ना, ये काम किया है एंजाइम एल्डोलेज ने, जिसने 2 शुगर बनाए, एक G3P और दूसरा PGAL।
ओ सॉरी DHAP, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपके सामने बना रहा हूं, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, आगे फिर चलूंगा मैं। अब मुझे थोड़ा बताएं, अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा फिर आगे चलूंगा। भाई देखें, फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूं मैं। ये ग्लूकोज था, कन्वर्ट हुआ किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। फर्स्ट रिएक्शन फास्फोराइलेशन, ग्लूकोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। सेकंड रिएक्शन आइसोमराइजेशन, फ्रक्टोज 6 फास्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट में। फास्फोराइलेशन, फ्रक्टोज 1,6 बायफास्फेट टूटा है DHAP एंड PGAL में, ठीक है ना। 2 शुगर बनी है, कितने रिएक्शन हो गए, 4, 1 2 3 4। चौथे रिएक्शन को क्या नाम दिया बताएं, अभी अभी बताएं जल्दी। चौथे रिएक्शन को नाम क्या दिया और एंजाइम कौन सा था, ग्लाइकोलाइटिक फेज और एंजाइम एल्डोलेज। तो एंजाइम का मकसद था ये शुगर बनाना। अभी अगर मैं टेक्निकल सवाल आपसे पूछूं तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, तो आप बताएंगे ये जो अल्डिहाइड शुगर बन रही है और DHAP बन रही है, अल्डिहाइड फर्स्ट 3 कार्बन से बन रही है या लास्ट 3 से, और DHAP फर्स्ट 3 से बन रही है या लास्ट 3 से, बताएं। ये लास्ट 3 से, ये फर्स्ट 3 से। क्यों, फ्रक्टोज कीटोन शुगर था, सेकंड कार्बन पर कीटोन ग्रुप था, तो ये फर्स्ट 3 कार्बन से बन रही है, और जो लास्ट 3 हैं उनसे अल्डिहाइड शुगर बन रही है। नहीं आई बात समझ, आ गई। अल्डिहाइड लास्ट 3 से, कीटोन शुगर DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये फर्स्ट 3 से, क्योंकि कीटोन था, फ्रक्टोज कीटोन था, तो कीटोन से कीटोन शुगर बनी। अभी ये आपके सामने ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ग्लाइसरल अल्डिहाइड 3 फास्फेट है, ठीक है ना। ये अल्डिहाइड ग्रुप है, ये थर्ड कार्बन पर फास्फेट, ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे 2, और ये आपका सेकंड कार्बन पर जो है ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, और ये थर्ड कार्बन पर फास्फेट लगा हुआ है, डाइहाइड्रोक्सी। अभी क्या होगा, अभी ये ओनली मॉलिक्यूल है, ये ओनली मॉलिक्यूल है जो कि रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, टेक पार्ट करेगा फर्दर, ये नहीं करेगा। तो क्या किया जाएगा, इस DHAP को भी कन्वर्ट किया जाएगा PGAL में। तो ये स्टेप नंबर हुआ 5th, और इस 5th रिएक्शन को भी कहते हैं आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, 3 कार्बन की शुगर हैं, तीनों का फार्मूला सेम है, जस्ट ये अल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये ट्रायोफास्फेट आइसोमरेज है, ट्रायोज आइसोमरेज है, ट्रायोफास्फेट आइसोमरेज है। यहाँ पे कहाँ नाम लिखा होगा, मैंने बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, पिछली स्लाइड में शायद लिखा था। तो ये PGL कितने बन गए, अब 2। दूसरा PGL कहाँ से आया, DHAP बना, किसने बनाया, आइसोमरेज ने बनाया। भाई यहां तक 2PGAL, मैंने कहा था ना प्रिपरेटरी फेज में क्या होगा, मैंने कहा था ग्लूकोज कन्वर्ट होगा 3 कार्बन वाली शुगर में जिनका नाम होगा PGAL। तो ये यहां तक पहले 5 स्टेप आपके हो गए, 5 स्टेप आपके हो गए प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में क्या खर्चा हुआ, 2 ATP खर्च हुई और 2 ADP मिली, और उसके अलावा 5 स्टेप हमारे आ गए। प्रिपरेटरी फेज में 2 जगहों पर ATP इस्तेमाल हुई है, 2 दफ़ा आइसोमराइजेशन हुई है, ठीक हो गया ना, 1 दफ़ा कैटालिसिस हुई है, एल्डोलेज एंजाइम ने की है। आइसोमराइजेशन भाई स्टेप नंबर 5 का नेम, कीटोन से PGL बनाना। PGL पहले एक थी, DHAP को भी PGL में बना कन्वर्ट कर दिया, 2 PGL बन गई। अब यहां से सेकंड स्टेप शुरू होगा, PGL कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट होगा, फाइनली मिलेगा हमें क्या, पायरुविक एसिड। बाकी के 5 रिएक्शन अभी होंगे। अभी स्टार्ट करें सेकंड फेज, स्टार्ट करें सेकंड फेज।
हाँ कहें तो आगे चलें हम। आई होप यहां तक बात समझ आ गई होगी। ओके, हाँ भाई, ये सेकंड है। सेकंड फेज को हम कह रहे हैं पे ऑफ फेज। पे ऑफ मतलब यील्डिंग वाला। इसमें यील्डिंग मिलेगी हमें, इसमें हमें जो खर्चा किया था उसका फायदा। देखें, ये जो पे ऑफ फेज सेकंड फेज है, ये उसके एंजाइम के नाम लिखे हैं मैंने, ठीक है ना। दो जगहों पर काइनेज एंजाइम यूज होगा। एक जगह पर म्यूटेज यूज होगा, म्यूटेज ये एक आइसोमरेज है। एक जगह पर डिहाइड्रोजिनेज यूज होगा, एक जगह पर एनोलेज एंजाइम यूज होगा। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। अभी क्या होना है, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट है और DHAP है। ये दोनों जो हैं, यानी DHAP कन्वर्ट हुआ है ग्लाइसरल्डिहाइड में, तो ये आपके ग्लाइसरल्डिहाइड कितने हो गए, दो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। इसको मैं कहूं PGAL या G3P। हाँ भाई, सही है। अभी आगे पढ़ें। अभी स्टार्ट, कौन सा फेज, सेकंड फेज। सेकंड फेज में आते हैं। सेकंड फेज में जो फर्स्ट रिएक्शन होगा, वो एंजाइम करेगा डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा, डिहाइड्रोजिनेज। अब हाँ, ये जो है 3 कार्बन वाला है, बिल्कुल ठीक है ना। पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन वाला है। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या निकालता है, बताएं क्या निकालता है डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन निकलेगी तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ कौन होता है, कोएंजाइम NAD। तो NAD कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH+ में। हाइड्रोजन निकली, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने निकाली और उसके साथ कोएंजाइम इकट्ठे था। अभी मुझे बताएं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे। अच्छा, एक और बात, जहां से हाइड्रोजन निकलेगी ना, जहां से हाइड्रोजन निकलेगी वहीं पर 2 फास्फेट, मतलब एक फास्फेट आकर अटैच होगा। एक फास्फेट आकर अटैच, जहां से हाइड्रोजन निकलेगी वहां पर एक फास्फेट अटैच होगा। तो ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन के निकलने की वजह से, इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ग्लूकोज की, और NAD की रिडक्शन हो गई। और उसके बाद और क्या हुआ है, और फास्फेट जुड़ा है, तो फास्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेशन भी हुई भाई, और उसके बाद फास्फोराइलेशन भी हुई। मुझे बताएं, यहाँ पे ग्लूकोज की फास्फोराइलेशन हुई है, यानी फास्फोराइलेशन हुई है किसकी, क्या नाम है, PGAL की फास्फोराइलेशन हुई है, या ATP की फास्फोराइलेशन हुई है। किसकी फास्फोराइलेशन हुई है यहाँ पे, PGAL की। यहाँ पे ATP यूज हुआ ही नहीं। फास्फेट कहाँ से आया, इनऑर्गेनिक फास्फेट है, साइटोप्लाज्म से आया। जहां से हाइड्रोजन निकला वहीं पर फास्फेट अटैच हुआ साइटोप्लाज्म से। तो ये इनऑर्गेनिक फास्फेट है। पूछा जाता है यहाँ पे जो फास्फेट ऐड होता है वो कौन सा है, कहां से आता है, ये साइटोप्लाज्म से आता है, इनऑर्गेनिक होता है, ATP से नहीं आता, ठीक है ना। यहाँ पे डिफॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। स्क्रीन में कोई इशू है क्या अभी, अच्छा सुनील भाई बैठो। चलो हाँ भाई, ये आपका हो गया। अभी सही है, अभी साइज ओके।
चलो स्क्रीन जो थोड़ा प्रॉब्लम अच्छे तो स्क्रीन जो कैमरा जो ब्लर करे थी। अच्छा देखें भाई, कहाँ पे थे? स्टेप नंबर 6 पर। तो स्टेप नंबर 6 क्या हुआ? जो स्टेप नंबर 6 था यानी यील्डिंग फेज का पहला फेज, उसमें PgAl कितने थे? 2। ये किस में कन्वर्ट होंगे? पहले तो आप कहेंगे सर इनसे हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ पे ऐड होगा क्या? फास्फेट। तो कितने फास्फेट ऐड होंगे? 2। कौन बताएगा? 2 फास्फेट एक PgL में ऐड होंगे या एक फास्फेट एक PgL में, दूसरा फास्फेट दूसरे PgL में? भाई छठे रिएक्शन से हम जो बात कर रहे हैं ना वो डबल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 PgL है। तो हम यहाँ से आगे जो रिएक्शन पढ़ेंगे ना वो 2 बार पढ़ेंगे। एक फास्फेट ऐड होगा मतलब एक बार पढ़ रहे हैं। 2 PgL थे, 2 फास्फेट, एक फास्फेट एक PgL से, दूसरा दूसरे से। जो भी यहाँ पे इवेंट होंगे वो 2 चीजें पढ़ेंगे, ये ख्याल रखें आप, ठीक है? तो ये आपका PgL कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन निकला, फास्फेट ऐड हुआ। PgL के पास मुझे बताएं पहले फास्फेट कितने थे? PgL के पास 3 कार्बन वाली शुगर, फर्स्ट कार्बन पर फास्फेट था, सॉरी थर्ड कार्बन पर फास्फेट था, थर्ड पर, ठीक है ना? थर्ड पर था, थर्ड पर एक फास्फेट था, एक फास्फेट था थर्ड पर। अब फास्फेट एक एक ऐड हुआ है तो क्या बन गया? 1,3/PgA। अब इसको PgAl नहीं कहेंगे, अल्डिहाइड नहीं कहेंगे। यहां से जो हाइड्रोजन निकली है ना, ऑक्सीडेशन हुई है ना, ये अल्डिहाइड को कन्वर्ट किया है इसने एसिड में। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं जब अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन होती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। तो ये फास्फोग्लाइसरिक एसिड है, ये फास्फोग्लाइसरल अल्डिहाइड है। हाइड्रोजन निकला, फास्फेट जुड़ा, हाइड्रोजन निकला तो अल्डिहाइड कन्वर्ट हुआ एसिड में, फास्फेट जुड़ा तो ये 1,3/PgA फास्फोग्लाइसरिक एसिड बन गया। ये रिएक्शन नंबर कौन सा? छठा। अब छठे रिएक्शन के बाद ये जो फर्स्ट फास्फेट है ये निकल जाएगा, ये फर्स्ट फास्फेट निकल जाएगा और ये कंबाइन होगा ADP से, तो ADP से बन जाएगी ATP। तो देखें 7th रिएक्शन को देखें, यहां पर क्या कह रहा है रिएक्शन नंबर 7, 1,3/फास्फोग्लाइसरेट जो है उसमें से 2 ADP आ रही हैं, 2 ATP बन रही हैं। इसका मतलब क्या? वहां पे तो मैंने एक बनाई है, आप कहेंगे सर ये 2 हैं तो फास्फेट भी रिलीज होंगे 2, तो ADP भी आएंगे 2, तो ATP भी बनेंगे 2। ठीक हो गया भाई? ओके, रिएक्शन को नाम क्या देंगे? फास्फोराइलेशन। रिएक्शन 7वें नंबर को, रिएक्शन को क्या नाम देंगे? फास्फोराइलेशन। और मॉलिक्यूल कौन सा बन गया? 3PgA। 3PgA और PgAl में फर्क क्या है? 3PgA इसमें और PgAl में फर्क क्या है? ये एसिड है, ये अल्डिहाइड है, इसमें भी एक फास्फेट है, इसमें भी एक फास्फेट है। ओके, ये एसिड है फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरेट, ये ऑक्सीडाइज की हुआ है, हाइड्रोजन निकली हुई है इसमें, बाकी कोई फर्क नहीं है, इसमें हाइड्रोजन कम है। ठीक, तो ये स्टेप नंबर कौन सा हुआ? 7वां। 7वें रिएक्शन किसने किया? फास्फोग्लाइसरेट काइनेज, एंजाइम का नाम देखें, फास्फेट निकाला है, ग्लाइसरेट में से एनर्जी का यूटिलाइजेशन है तो काइनेज, ठीक है ना? तो फास्फोग्लाइसरेट काइनेज ने फास्फेट निकाल कर किसको दिया है? ADP को, ATP बनाई। मुझे बताएं ये फास्फोराइलेशन किसकी है? 1,3/PgA की फास्फोराइलेशन है या ATP की फास्फोराइलेशन है? यहां पे ATP की फास्फोराइलेशन है। ठीक हो गया? उसके बाद रिएक्शन नंबर 8वें पे आते हैं, किसमें कन्वर्ट हुआ है? 3PgA में। अभी भाई क्या है बात?
3PGA निकम्मा मालिक्यूल है, किसी काम का नहीं, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसको बाहर छोड़ आएंगे, उसके भाई को अंदर लेके आएंगे, ये काम का बंदा नहीं है। तो भाई भाई का खेल करना है यहाँ पर, वो खेल है आइसोमराइजेशन। इस 3PGA को कन्वर्ट करना है 2PGA में। मुझे कौन बताएगा कि चेंज क्या हुई है यहाँ पर, फास्फेट की कहाँ से कहाँ चेंज आई है। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये 3rd कार्बन पर फास्फेट लगा हुआ है, इसमें फास्फेट कहाँ पे लगा होगा बताएं, 2nd पर फास्फेट आ गया, ये फास्फेट इधर से इधर आ गया। इस रिएक्शन को कहेंगे रिएक्शन नंबर 8वां, और 8वें रिएक्शन का एंजाइम का नाम आप देंगे म्यूटेज। यहाँ पे मैंने लिखा होगा म्यूटेज, 8वें रिएक्शन में म्यूटेज या आइसोमरेज कह लें, आइसोमराइजेशन हो गई। क्या हुआ, ये रिएक्शन जो 8वां है ये क्या है, आइसोमराइजेशन है, एक किस्म की आइसोमराइजेशन है, ठीक है ना, आइसोमर बने हैं। 3PGA 2PGA भाई भाई हैं, आइसोमर हैं। एंजाइम को आइसोमरेज भी कह सकते हैं, म्यूटेज भी कह सकते हैं, म्यूटेशन भी कह सकते हैं, आइसोमराइजेशन भी कह सकते हैं रिएक्शन को, ठीक हो गया। अभी ये जो 2PGA है इसमें वाटर निकलेगा इसमें से, और बनेगी शुगर PEP, क्या निकलेगा, वाटर। वाटर के निकलने को क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन या कहते हैं डिहाइड्रोजिनेशन, बताएं। वाटर के निकलने को डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलना, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ये डिहाइड्रोजिनेशन है, ऑक्सीडेशन है, और ये डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन है। तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकला रिएक्शन नंबर 9 में, ये रिएक्शन नंबर 9, ये रिएक्शन नंबर 8, ये रिएक्शन नंबर 7। रिएक्शन को आपने कहा डिहाइड्रेशन, 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकले तो जो 2PGA थे 2PGA थे वो कन्वर्ट हो गए 2 PEP में। PEP क्या है भाई, अभी ये PEP क्या है, PEP क्या है, ये देखें, ये फास्फेट था 3rd कार्बन पर और यहाँ पे फास्फेट है 2nd कार्बन पर। तो ये कौन सा रिएक्शन है मुझे बताएं कमेंट में, जल्दी कमेंट में बताएं, ये रिएक्शन कौन सा है, डिहाइड्रेशन है या म्यूटेज है, फास्फेट का 3rd कार्बन से 2nd तक जाना। ये 8वां रिएक्शन है, म्यूटेज, म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन से अभी वाटर का निकलना, अभी जो वाटर का निकलना होगा उस रिएक्शन को डिहाइड्रेशन कहेंगे। डिहाइड्रेशन के रिजल्ट में फास्फोइनोल पायरुवेट शुगर मिलेगी, और इस शुगर, इस एंजाइम को क्या कहेंगे, इस एंजाइम को क्या कहेंगे, जिसने PEP फास्फोइनोल पायरुवेट बनाया है, इस एंजाइम को कहेंगे इनोलेज। इनोलेज क्योंकि इनोल शुगर है, फास्फोइनोल। आपने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि PEP और पायरुविक एसिड में फर्क क्या है, PEP और पायरुविक एसिड में फर्क क्या है भाई। PEP के पास एक फास्फेट है, पायरुविक एसिड के पास नहीं, बस ये फर्क है सिर्फ। फास्फेट में, पायरुविक एसिड में फास्फेट ऐड करें तो क्या बन जाएगा, PEP, और PEP से फास्फेट को निकाल दें तो क्या बन जाएगा, फास्फेट को ऐड करें तो PEP बन जाएगा, PEP से फास्फेट को निकाल दें तो पायरुविक एसिड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन नंबर 9 हुआ है वहाँ पे क्या निकलेगा PEP से कि पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुवेट बनेगा। क्या निकलेगा भाई, आप कहेंगे सर फास्फेट में निकलेगा, फास्फेट किसको मिलेगा, ADP को मिलेगा। कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये 2, तो फास्फेट कितने निकलेंगे, 1 1 यानी 2 ADP आएंगे, 2 ATP बनेंगे। कितनी जगह पर ATP मिली है आपको, 2 जगह पर। ये कितनी, ये ATP कितनी है, 2 हैं या 4 हैं टोटल, ये ATP 2 हैं या 4 हैं टोटल, 2 यहाँ पर क्योंकि PGL 2 थी, और 2 यहाँ पर, 4 टोटल ATP आपको मिली हैं, टोटल 4 मिली है ना। 2 पहले आपने खर्चा किया था, 2 को निकाल लें, बाकी आपके पास नेट ATP जो होंगी वो 2 होंगी, 2 जो ATP होंगी वो आपके पास नेट होंगी, और एक आपने NADH, आपको 2 NADH मिले हैं या 1, कमेंट में बताएं।
NADH टोटल कितने, 2। क्यों भाई 2? क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल थे। ठीक है, ये सारे रिएक्शन तो इस टाइम है। अभी इनको मैं आपके सामने फिर पे ऑफ फेज के लिए कह रहा है, ऑक्सीडेटिव कन्वर्जन ऑफ ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट टू पायरुवेट एंड कपल्ड फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADH। हाँ बिल्कुल सही बात है। पे ऑफ फेज में ऑक्सीडेशन हुई PGAL की या पायरुविक एसिड, PGAL की, और उसके बनाया गया पायरुविक एसिड और ATP और NADH। ATP कितने बने भाई, 4, और NADH कितने बने, 2। ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस हो गई। मुझे बताएं इनोलेज कहाँ पे इस्तेमाल हुआ, समझ आ गई है, PP बनाने में। डिहाइड्रोजिनेज 1,3-PGA बनाने में, डिहाइड्रोजिन म्यूटेज म्यूटेशन करने, आइसोमराइजेशन 3PGA से 2PGA में कन्वर्जन के लिए, और काइनेज 2 बार इस्तेमाल हुआ है। कहाँ पर, जहाँ जहाँ पर ATP मिली है। तो ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस आपके सामने हो गई। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा और आप बताएंगे मुझे क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ सही लिखी हुई है भाई, ये बताएं क्या ये चीज़ सही है। आपके सामने रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में 2 ATP मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट में 2 ADP, 1 ग्लूकोज था, 2 पायरुविक एसिड मिले, ठीक है ना, 2 NAD आए, 2 NADH मिले, 4 ADP मॉलिक्यूल आए, 4 ATP मिले, ये ओके। अच्छा एक और बात मुझे बताएं, एक और बात आपको दिखानी है मुझे। ये बातें भी वही हैं, वो मैंने टाइप की थी, ये थोड़ी रिजल्ट इधर उधर हो रहा था, ठीक है ना। 2 ADP, चलो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। अभी आ जाएं, ये क्या मसला है भाई, ये क्या मसला है, ये बड़ा मसला है। देखें ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको सामने, या थोड़ा जूम करूं, जूम, चलो अभी अभी क्लियर है। अब देखें नंबर ऑफ स्टेप्स, ये रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिएक्शन और कंजम्पशन ऑफ ATP, गेन ऑफ ATP। भाई ग्लाइकोलाइसिस के बारे में ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, मुझे बताएं स्टेप नंबर 1 जो है उसमें क्या हुआ है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। फर्स्ट स्टेप पर 1 ATP यूज हुई थी, याद करें, और ATP मिली कोई भी नहीं थी क्योंकि ये यील्डिंग फेज नहीं था। और स्टेप नंबर 3 पर फिर फास्फोराइलेशन हुई थी, फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बना था, 1 ATP इस्तेमाल हुई थी, मिली कोई भी नहीं थी। ये आपकी हो गई एनर्जी कंज्यूमिंग फेज, फर्स्ट फेज, प्रिपरेटरी फेज। आवाज मां तो तेज ॻाल्हायां थो ॾाढो, आवाज़ छो थो तव्हांखे घटि अचे, तव्हां सां मसलो हूंदो आवाज़ जो। या हेडफोन ख़राबु आहिनि, या तव्हांजा कन ख़राबु आहिनि, या नेट तव्हांजी ख़राबु आहे। मां त भाउ हेॾो तेज़ ॻाल्हायां थो जे हद खां वधीक। ठीक है, आवाज़ ओके है सभी डे। देखें भाई सातवें रिएक्शन पर फिर ATP इस्तेमाल हुई है, कितनी यूज, कितनी की है, यूज नहीं की। यहाँ पे मिली हैं 2 मिली हैं यहाँ पर सातवें रिएक्शन पर, ठीक है। कोई बताएगा कौन किस में कन्वर्ट हुआ था जहां पे ATP मिली थी? याद करें ना भाई, 1,3-PGA से 3PGA बना था, 1,3-PGA डिहाइड्रोजिनेशन के बाद ये रिएक्शन हुआ था, बिल्कुल। और आखिरी ATP मिली थी हमें
एटीपी यूज हुई थी 10th रिएक्शन में, फर्स्ट, थर्ड, सेवन्थ और 10th रिएक्शन में एटीपी यूज होंगी। ये यूज हो रही हैं और ये आपको मिल रही हैं, ये 2 हैं और ये 4 एटीपी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जब फास्फोइनोल पायरुवेट पायरुविक एसिड में करना, ये मिली यूज नहीं की थी, यहाँ पे मिली थी 2, तो 4 एटीपी टोटल मिली, 2 एटीपी हमने खर्च, ये कंजम्पशन हमने 2 की और नेट कैलोरी 4 मिली, ठीक है ना। ये भाई आपका ग्लाइकोलाइसिस का चैप्टर एज गॉन, ठीक है। फिर ये क्या है, देखें, ये समरी है भाई। फिर इस समरी को हम भी फिर देखेंगे, इसको भी देखेंगे, छोड़ना हमें नहीं, इसको भी देखना है। ये देखें, ये ग्लाइकोलाइसिस के लिए मैंने दी है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने रखी हैं बहुत सारी चीज़ें। लोकेशन ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में हो रही है, टाइप एनारोबिक है, खुद एनारोबिक है ना भाई, खुद एनारोबिक है, भले एरोबिक में होती है, खुद एनारोबिक है। फंक्शन टू ब्रेक डाउन द शुगर, रिएक्टेंट ग्लूकोज होगा, एनएडी होंगे और एडीपी होंगे 2, और प्रोडक्ट में हो गया, हो गया। रिकॉर्डिंग पॉज नहीं थी।